गहरी बाकी डर सबको लगता है। कायरिया गांव में वीरेंद्र के लालच की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका लालच अब गांव के बाहर वीरान शमशान घाट की जमीन पर टिका था। शाम का समय है। वीरेंद्र अपने ऑफिस में है। रत्न और गंगाराम खड़े हैं। बाहर बुजुर्ग काका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उस शमशान की जमीन के नीचे दशकों पुराना लोहे का संदूक है जिसमें बहुत बड़ा खजाना है। खजाना? सच में सरपंच जी? पर वह खजाना निकालेगा कौन? हाँ, खजाना, और तुम्हें और गंगाराम को आज रात खजाना निकालना है। यह काम बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें पहले ही 50,000 रुपये दूंगा। सोच रतन, तेरी छोटी सी तनख्वाह में क्या रखा है। संदूक निकाल और सोच कितनी बड़ी रकम तेरे हाथ लगेगी। सरपंच जी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा है। ठीक है, मैं काम जरूर करूंगा। सरपंच जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। शमशान पर रात को बुरी आत्माएं घूमती हैं। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। निकल यहां से, डरपोक। रतन, तू अकेला कर लेगा। 50,000 रुपए तेरे पक्के हैं। गंगाराम डरकर भाग जाता है। काका दरवाजे पर आते हैं। सरपंच, उस जमीन को मत छूना। वह संदूक खजाना नहीं, वह मासूम आत्माओं का इंतजार है। जो भी उसे खोलेगा, लाल साड़ी का साया उसे छोड़ेगा नहीं। निकल बुड्ढे, ये खजाने की बात चल रही है, कहानियों की नहीं। ठीक है सरपंच, जैसी तेरी मर्जी। तू जिंदा नहीं बचेगा। रात 1 बजे रतन शमशान घाट पर अकेला खुदाई कर रहा है। उसे पसीना आ रहा है। 50,000 रुपए आएंगे, बेटी की फीस भर जाएगी और इन पैसों से मैं कुछ और नया काम शुरू करूंगा। मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी। थोड़ी देर में फावड़ा एक ठोस चीज से टकराया। रतन ने मिट्टी हटाई और जंग लगा एक विशाल संदूक का बाहर निकाला। संदूक जमीन से बाहर आता है। अचानक हवा में खून और गीली मिट्टी की एक भयानक बदबू फैल जाती है। दूर कहीं से एक धीमी औरत की चीख सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है। जल्दी से इसे घर ले जाना होगा, वरना इस बदबू से तो यही जान निकल जाएगी। जल्दी से घर चलता हूं। रतन संदूक को अपने सर पर रखकर ले जाता है। इसी बीच बुजुर्ग काका अपने घर से यहां सब देखकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। संदूक निकल गया। अब खतरा शुरू होगा। मुझे सरपंच को फिर से चेतावनी देनी होगी। अगर सरपंच मान गया तो ठीक, वरना उसकी मौत तय है। काका बाहर निकलने की सोचते हैं, तभी खिड़की से एक सफेद साया दिखाई देता है जिसके कपड़ों पर लाल साड़ी है। वह काका को घूर कर देखती है और गायब हो जाती है। काका डर के मारे फर्श पर गिर जाते हैं। रात 3 बजे रतन संदूक को घर लाकर चाबी साफ कर रहा है। वह थका हुआ था। सरपंच को संदूक सुबह दूंगा। 50,000 रुपए आएंगे। मजा आ गया। कभी सोचा नहीं था इतने सारे पैसे एक साथ मेरे पास आएंगे। तभी उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रतन को तेज ठंड महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। सफेद कपड़ों में लाल साड़ी पहने चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? तूने मेरा बेटा मेरी कब्र क्यों खोदी? ये संदूक
संदूक तेरा खजाना नहीं, मेरी कब्र है। अब तू भी कब्र में सोएगा मेरे साथ। मुझे पैसे चाहिए थे, मैं नहीं जानता था ये आपकी कब्र है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी। जब तूने जंग लगी चाबी उठाई थी तभी तेरी आत्मा बिक गई थी। अब तू जिंदा नहीं बचेगा, मरेगा तू मेरे हाथों से। रतन मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल भयानक तेजी से आगे बढ़ती है। रतन भागने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल ने अपने नुकीले लंबे नाखून रतन की गर्दन में पूरी ताकत से घुसा दिए। खून तेजी से फैलता है। रतन वहीं दम तोड़ देता है। चुड़ैल अपने हाथों को रतन के खून से सानती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह गंगाराम रतन के घर आता है और खून से लथपथ लाश देखता है। वह डरकर भागता है और सरपंच वीरेंद्र को बताता है। सरपंच जी, रतन मर गया। उसकी गर्दन खून से सनी थी। उसको जरूर शमशान की आत्मा ने मारा है। सरपंच जी, मेरी बात मानो तो आप भी उस संदूक को वापस वहीं रख दो। बंद कर बकवास। लाश को चुपचाप कहीं ठिकाने लगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वीरेंद्र ने डरकर संदूक को अपने बेडरूम में छुपा दिया। वह दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसे हवा में खून की गंध आ रही थी। रात 1 बजे वीरेंद्र जाग रहा है। उसके कमरे में सफेद चुड़ैल प्रकट होती है। वीरेंद्र, लालच तेरा था। मौत रतन को क्यों दी? उसको तूने तेरे जाल में क्यों फंसाया? मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ खजाना मांगा था। तुम कौन हो? खजाना नहीं, तूने मेरे बेटे की कब्र खोदी। अब तेरी बारी है और मैं तेरी मौत हूँ सरपंच। अब तू भी मरेगा रतन की तरह सरपंच। चुड़ैल वीरेंद्र पर हमला करती है। वीरेंद्र को संदूक का फेंक कर मारती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चुड़ैल वीरेंद्र को बालों से पकड़कर घसीटती है। उसकी चीखें पूरे गांव को सुनाई देती हैं। काका और कुछ गांव वाले डर के मारे खिड़कियों से देखते हैं। लाल साड़ी का साया लालची को खींच कर ले जा रहा है। मैंने सरपंच को पहले ही समझा दिया था, लाल साड़ी का साया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सरपंच ने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी मौत तय है। चुड़ैल सरपंच को शमशान घाट पर उसी खोदी हुई जगह के पास पटक देती है। जिस जगह से तू खजाना पाना चाहता था उसी जगह मर। तेरे पापों का घड़ा फूट गया है सरपंच। अब तेरे मरने का समय आ गया है। तूने संदूक खोदकर बहुत बड़ी गलती कर दी सरपंच। इसकी भरपाई तुझे तेरी जान देके करनी पड़ेगी। अब मरेगा तू। चुड़ैल सरपंच पर हमला करती है और उसकी जान ले लेती है। वीरेंद्र की भयानक चीख और खून की धार हवा में मिल जाती है। अगली सुबह गांव वाले शमशान घाट पर आते हैं। वीरेंद्र की खून से सनी हुई लाश संदूक के पास पड़ी है। काका और गांव वाले डरकर दूर खड़े रहे। संदूक के अंदर खजाना नहीं था, सिर्फ मिट्टी और खून था। किसी ने हिम्मत करके संदूक को फिर से जमीन में गाड़ दिया। उस रात के बाद उस शमशान घाट पर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि लाल साड़ी वाली सफेद चुड़ैल उस संदूक की जंग को हर रात नए खून से साफ करती है।
गहरी बाकी डर सबको लगता है। साल 2024 की बात है। खंडवा के घने जंगल के बीचों बीच वन विभाग की एक पुरानी टूटी फूटी वन चौकी थी। जंगल की रक्षा के लिए यहां 2 गार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई थी, हेड गार्ड हरीश और उनका साथी अशोक। अशोक कहाँ रह गया? रात के 12 बज गए। अब तक तो आ जाना चाहिए उसको, जंगल में खतरा रहता है। तभी चौकी की लकड़ी की दीवार पर किसी ने जोर से खरोंचा। हरीश ने मुड़कर देखा। बाहर सिर्फ घना कोहरा और जंगल की भयानक चुप्पी थी। कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है वहां पर? सामने आओ, शायद कोई जानवर होगा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अशोक की चीख निकल गई और वो मारा गया। अगली सुबह अशोक का शरीर जंगल के बीच मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर जमा था और शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। जांच के लिए टीम आई। उन्होंने शरीर पर खून के निशान देखे और इसे किसी जंगली जानवर का हमला मानकर केस बंद कर दिया। अशोक को जरूर किसी जानवर ने मारा है। अब अशोक की जगह रमेश और विक्रम, तुम दोनों की ड्यूटी यहां लगाई जाती है और आप सब जंगली जानवर से सावधान रहना। अशोक की जगह 2 नए गार्ड्स आए, युवा रमेश और हंसमुख विक्रांत। हरीश अब भी वहीं था, लेकिन वह हमेशा डरा हुआ रहता था। हरीश जी, जानवर के हमले की बात सच है। हम गश्त बढ़ाएंगे। तुम गलती कर रहे हो विक्रांत। यह जानवर नहीं था, यह जंगल की चुड़ैल थी। उसकी आवाज रात 12 बजे के बाद सुनाई देती है। विक्रांत ने हरीश की बात को अंधविश्वास समझा। उस रात विक्रांत गश्त पर गया। ठीक 12 बजे थे। रमेश को उस चौकी के पास से किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज आई। हंसी इतनी भयानक थी कि कानों में दर्द होने लगा। कौन है वहां? कौन हंस रहा है? सामने आओ। तभी चौकी के छोटे से रोशनी वाले बल्ब की रोशनी अचानक तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई उसे हाथ से घुमा रहा हो। हरीश जी, विक्रांत कहां हो तुम? यहां आओ जल्दी। रमेश ने तुरंत हरीश और विक्रांत को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चौकी के चारों तरफ का तापमान अचानक गिर गया। तुम सब मेरे हो, मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगी। मारे जाओगे तुम सब। रमेश ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी सिर्फ 5 फीट तक ही जा पा रही थी। बाकी सब काले घने कोहरे में डूब चुका था। रमेश को लगा जैसे किसी के लंबे ठंडे बाल उसके गले को छू गए हों। विक्रांत, हरीश जी, मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार देगा। जल्दी आओ। तभी जंगल से पेड़ों के टूटने की जोरदार आवाज आई। विक्रांत भागकर चौकी की तरफ आया। उसने देखा रमेश का शरीर चौकी के बाहर पेड़ से हवा में लटका हुआ था। रमेश जी, ये क्या हुआ आपको? हरीश जी कहां हो? रमेश का शरीर हवा में ही घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके मुंह से खून निकल रहा था। हाँ, अब तुम्हारी बारी। अब तुम भी मारे जाओगे।
कौन कौन हो तुम और रमेश जी को क्यों मारा? विक्रांत ने अपनी बंदूक हवा में चलाई, लेकिन गोली किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ गई। रमेश का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन अब वह नहीं हिल रहा था। विक्रांत अब अकेला था। हरीश का कोई पता नहीं था। विक्रांत ने देखा रमेश के शरीर पर अब वही नाखूनों के गहरे खूनी निशान थे जो अशोक के शरीर पर थे। ये कोई जानवर नहीं, ये इंसान नहीं है, तो फिर है कौन? सामने आओ जो भी है। जंगल से तेज हंसी और तेज होती हवा आने लगी। तुम मेरे अंतिम शिकार हो, अब तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगे। कौन हो तुम? मुझे यहां से भागना होगा। विक्रांत भागकर चौकी के अंदर गया। उसने महसूस किया उसे चारों तरफ से अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया है। उसका शरीर अंदर से जमने लगा। हरीश जी, मुझे बचाओ। कहां हो आप? विक्रांत का शरीर अचानक हवा में उठा, फिर जमीन पर गिरा और वहीं स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर भयानक जमी हुई चीख थी। अगली सुबह जांच के लिए टीम आई। उन्हें चौकी के बाहर और अंदर 2 लाशें मिली। रमेश का शरीर बाहर था और विक्रांत का शरीर चौकी के अंदर। दोनों के शरीर पर नाखूनों के गहरे भयानक निशान थे, लेकिन अभी तक पता नहीं चला उन सब की मौत कैसे हुई। वन विभाग की वह चौकी आज भी जंगल में है और वहां रात 12 बजे के बाद उस चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है जो हमेशा नए गार्ड्स का इंतजार करती है ताकि उन्हें एक एक करके अपना शिकार बना सके।